ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम मौर्य वंश तक पढ़ चुके हैं। अब बारी है मौर्य वंश के बाद के समय के बारे में पढ़ने की। मौर्य वंश के बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। दोस्तों, मौर्योत्तर काल शुरू करने से पहले हम भारत में पनपे कुछ रिलीजन अर्थात धर्म की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, इसे भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। सनातन धर्म वैदिक पीरियड तक तो बहुत ही ज़्यादा फला फूला। लोग सनातन धर्म को ही अपना धर्म मानते थे। वेदों में तो इसकी उत्पत्ति मानवों की उत्पत्ति से भी पहले मानी गई है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों के भीतर लालच बढ़ने लगी। अमीरों के द्वारा गरीबों पर तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कुप्रथाएं समाज में व्याप्त होने लगी। इन सभी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए बुद्ध तथा जैन आगे आए एवं अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों के भीतर की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया। दोस्तों, जैसा कि हमने मौर्य वंश के लेक्चर में भी पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य अति विशाल था। यह वर्तमान में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सिकंदर के द्वारा जीते गए राज्यों में से कुछ राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वापस जीत लिए थे, पर अभी भी कुछ राज्यों पर हिंद यवनों का ही कब्जा था। अशोक शुरुआत से ही साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। यदि कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन ना हुआ होता तो यकीन मानिए दोस्तों, अशोक को शायद ही कोई रोक पाता। इन हिंद यवनों समेत अन्य कई विदेशी भूमि पर भी मौर्य साम्राज्य का झंडा लहरा रहा होता। अशोक के समय तक तो कभी इन हिंद यवनों की हिम्मत नहीं हुई कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देख लें और अपने साम्राज्य विस्तार भारत की तरफ करने की कोशिश करें। कलिंग युद्ध के बाद हुए हृदय परिवर्तन और बुद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तथा सुख शांति में लगा दिया। इन्होंने अनेक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख आदि बनवाए और बौद्ध धर्म को भरपूर फैलाया। अशोक के बाद के शासकों में भी यह गुण देखा जाने लगा। अशोक के वंशजों में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने कभी साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा भी जाहिर की हो। सब के सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हिंसा और जीव हत्या का सभी ने परित्याग कर रखा था। उधर हिंद यवन तो मौके की तलाश में ही थे कि कब वे मौर्य साम्राज्य के बैरियर को तोड़ें और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला सकें। उनकी यह कोशिश बृहदत्त के शासनकाल के समय तक शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जो मौर्य साम्राज्य में था उसको अपने राज्य में मिला लिया। बृहदत्त को इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए था और उन्हें उसी वक्त खदेड़कर वहां से वापस भगा देना चाहिए था, मगर वह तो बौद्ध धर्म में कुछ इस तरह लीन हो गए थे कि उन्होंने तो शस्त्र उठाना तो जैसे छोड़ ही दिया था। बृहदत्त मौर्य के प्रधान सेनापति, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उनकी इस बात से बहुत नाराज हुए और एक षड्यंत्र के तहत बृहदत्त की हत्या करवा दी और मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया और इसी के साथ ही उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, अतः शुंग वंश को वैदिक प्रतिक्रिया अर्थात पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आते आते मौर्य साम्राज्य टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। भारत की अखंडता समाप्त हो गई थी और कई नए राजवंश बनने लगे थे। दोस्तों, मौर्योत्तर काल की बात करें तो इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो भारतीय राजवंश, जिसे इतिहासकारों ने ब्राह्मण वंश के नाम से भी संबोधित किया है, और दूसरा विदेशी शासन, जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर यहाँ शासन किया। भारतीय राजवंश अर्थात ब्राह्मण वंश की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो शुंग वंश के बारे में, फिर कण्व वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, चेदी वंश, आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश, वाकाटक वंश तथा नाग वंश के बारे में। विदेशी शासन की बात करें तो हम सबसे पहले हिंद यवन, शक, पल्लव तथा कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने पहले वंश शुंग वंश के बारे में, और वो भी बिना किसी देरी के। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। दोस्तों, यहाँ हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक बृहदत्त का सेनापति था, उसने उसे सैन्य समीक्षा के लिए बुलाया और एक षड्यंत्र के तहत बृहदत्त को मार डाला और इसी के साथ ही उसने शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों, हमने यह भी पढ़ रखा है कि इन्होंने बृहदत्त की हत्या क्यों की। बृहदत्त की हत्या का जो मेन कारण था वो था इनका बौद्ध धर्म की तरफ लगाव।
बृहदत्त बौद्ध धर्म में कुछ इस तरह लीन हो गए थे कि इन्होंने देश दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी। हिंद यौवन भारत देश में घुसने की पूरी तैयारी कर चुके थे और उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ का बहुत सारा हिस्सा कब्जा भी कर लिया था। लेकिन बृहदत्त उन पे प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे। बृहदत्त को उन पर आक्रमण करके उन्हें पीछे हटा देना चाहिए था, लेकिन बृहदत्त ऐसा नहीं कर रहे थे। पुष्यमित्र शुंग उन्हीं की इसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे और इसीलिए उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको मार डाला। शुंग वंश को वैदिक प्रतिक्रिया अर्थात पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था और उसमें हुए भयंकर नरसंहार को देखकर उसने बौद्ध धर्म को फॉलो कर लिया था, तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत कराया। उसने बौद्ध धर्म के नाम पर कई सारे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख आदि बनवाए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि इसका असर बाद के मौर्य शासकों में भी देखा जाने लगा। बाद के भी मौर्य शासक जितने हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म को ही फॉलो कर रखा था और हर जगह केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करते थे, जिससे कि जो भागवत धर्म और सनातन धर्म था वो लुप्त होता जा रहा था। शुंग वंश के आने से इन सभी को फिर से बल मिला और एक बार फिर से ये उभर कर सामने आने लगे। इसलिए इसे वैदिक प्रतिक्रिया अर्थात पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा, जो कि एमपी में है, वहाँ पे बनाई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। जब मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी तो इन्होंने विदिशा में क्यों शिफ्ट की? उसका एक खास कारण था। जब इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार डाला था तो जो वहाँ की राजधानी थी, मतलब पाटलिपुत्र के जितने भी लोग थे, वो इनसे बहुत ही नाराज़ हो गए थे और वहाँ पे एक बहुत ही सारा विद्रोह होने लगा था। उस विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा में शिफ्ट कर दी। ये विदिशा में ही राज करेंगे और पाटलिपुत्र को कुछ दिनों के लिए इन्होंने त्याग दिया था। बृहदत्त की हत्या करने के बाद भी पुष्यमित्र शुंग ने एक राजा की भांति शासन नहीं किया, बल्कि अपने आप को एक सेनापति के रूप में ही बनाए रखा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार डाला था, लेकिन मारने के बाद भी इसने कभी अपने आप को राजा नहीं माना, राजा या फिर महाराजा कभी भी नहीं माना, बस अपने आप को एक सेनापति के रूप में ही कार्य करता गया। एक्चुअली में इसकी क्या वजह है? इनकी इच्छा कभी भी राजा बनने की नहीं थी। ये तो बस ये चाहते थे कि हिंद यवन और बाहरी आक्रमणकारी जितने भी हैं उनसे इनके देश को कोई भी नुकसान न पहुंचे, और बृहदत्त उतने कैपेबल नहीं थे कि वो बाहरी आक्रमणकारी वाले लोगों को रोक सकें। इसीलिए इसने उसको मार डाला और इसका कोई लालच नहीं था जिससे कि वो राजा वाजा बन जाए, यह सोच के उसने नहीं मारा था। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अब हम इसके बारे में कुछ देखते हैं, उनके जानकारी के स्रोत क्या है, हमें जानकारी कहाँ से आखिर मिलती है। शुंग वंश के इतिहास में जानकारी हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है। इनका विवरण निम्नलिखित है। दोस्तों, सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं। पुराण, पहले नंबर पे है पुराण। कौन कौन से पुराण हैं? वायु और मत्स्य पुराण। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक हैं। यह बात हमें कहाँ से पता चलती है? यह बात हमें पता चलती है वायु और मत्स्य पुराण से। हर्षचरित्र, दूसरा सोर्स क्या है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की चर्चा है। इसमें पुष्यमित्र शुंग को अनार्य या निम्न उत्पत्ति का बताया गया है। अनार्य का मतलब क्या होता है? अनार्य का मतलब वो व्यक्ति जो आर्य ना हो। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में इन्होंने बृहदत्त और पुष्यमित्र शुंग की चर्चा की है। पुष्यमित्र शुंग को इन्होंने अनार्य यानी कि बहुत ही घृणित व्यक्ति कहा है। क्यों कहा है घृणित व्यक्ति? क्योंकि इन्होंने अपने मालिक, अपने राजा बृहदत्त को एक षड्यंत्र के तहत मार डाला और यह एक निंदनीय कार्य है। अपने मालिक को मारना एक निंदनीय कार्य होता है, इसलिए बाणभट्ट ने इन्हें अनार्य कहा है। तीसरे सोर्स महाभाष्य की बात करते हैं। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। महाभाष्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पर आधारित है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महर्षि पतंजलि इनकी रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। इन्होंने अपनी रचना महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य पर यवनों के आक्रमण की चर्चा की है। और पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित कौन होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है किसी भी राजा के शासनकाल में, जिनसे पूछ कर ही राजा लगभग सारे काम करता है। पुरोहित नॉर्मली ब्राह्मण समाज के होते हैं। चौथा सोर्स देखते हैं। चौथा सोर्स है गार्गी संहिता। दोस्तों, गार्गी संहिता वैसे तो एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें पुष्यमित्र शुंग के समय में हुए यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्र शुंग और डेमेट्रियस के बीच में हुए युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है मालविका अग्निमित्र।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कालिदास का लिखा हुआ नाटक है। अगर कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मालविका अग्निमित्र कौन क्या है, तो आपको बताना है कि यह कालिदास का लिखा हुआ एक नाटक है। इसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा ही है। और मालविका, इस नाटक में मालविका और अग्निमित्र इन दोनों के बीच में हुए प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। चूँकि अग्निमित्र शुंग वंश के ही शासक हैं, इसलिए थोड़ा बहुत शुंग वंश के बारे में जानकारी हमें इस नाटक के थ्रू भी मिलती है। अगला देखते हैं, 6th सोर्स है हमारा दिव्यावदान। इसमें पुष्यमित्र शुंग के अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। दोस्तों दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके अकॉर्डिंग पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के बनाए गए 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया गया है, ऐसा बताया गया है दिव्यावदान में। लेकिन आगे इतिहासकारों ने इसको नकार दिया है। इतिहासकारों ने इसे पूरी तरीके से मिथ्या बताया है, क्योंकि पता करने पर कोई भी सोर्स जितने भी स्तूप हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं टूट। अगला देखते हैं पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक सोर्स में सबसे पहला आता है अयोध्या अभिलेख। इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इन 2 अश्वमेध यज्ञ के कराए गए का जो वर्णन है वो हमें अयोध्या शिलालेख से ही मिलता है। अयोध्या शिलालेख को पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव ने लिखवाया था। धनदेव को अयोध्या का राज्यपाल बना रखा था पुष्यमित्र शुंग ने, और वहाँ पे इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया जिसमें अश्वमेध यज्ञ जो कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे पुष्यमित्र शुंग द्वारा, इस चीज़ का वर्णन वहाँ पे मिलता है। दोस्तों अगला पुरातात्विक स्रोत देखते हैं, वो है बेसनगर का अभिलेख। इस अभिलेख का निर्माण यवन राजदूत हेलियोडोरस ने कराया था, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता सूचित होती है। दोस्तों जब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो भी पुष्यमित्र शुंग के 9वां शासक हुआ है, इनमें टोटल मिला के 10 शासक हुए हैं जिन्होंने शुंग वंश पर राज किया है। जिनमें से जो 9वें शासक थे, जिनका नाम था भागभद्र, उनको हेलियोडोरस ने एक गिफ्ट किया था, एक स्तंभ गिफ्ट किया था, जिन्हें हम गरुड़ स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक अभिलेख लिखा हुआ है और इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता सूचित की गई है। इसमें इन्होंने शुंग वंश के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी है। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा। अगला पॉइंट आता है भरहुत का स्तूप। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरहुत स्तूप का निर्माण स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण कराया था? वो कराया था भरहुत का स्तूप। इससे भी शुंग काल के बारे में जानकारी होती है। तो अब इन्होंने जब खुद ही लिखवाया है तो शुंग काल के बारे में जानकारी तो प्राप्त होगी ही होगी, और पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इसी से प्राप्त हुई होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकली सोर्स है। आगे देखते हैं, उपयुक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेसनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, आहिछत्र, अयोध्या तथा मथुरा से प्राप्त हुई है, जिनके तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अब हम देखते हैं शुंगों की उत्पत्ति। शुंगों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण मत निम्नलिखित है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने यह मत प्रतिपादित किया है कि शुंग पारसिक थे तथा सूर्य के उपासक थे। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बोला है कि शुंग पारसिक थे और ये सूर्य की पूजा करते थे। दूसरा देखते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में शुंगों को अनार्य कहा है। दोस्तों ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अनार्य मतलब वो जो आर्य ना हो, मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष ना हो। जिस अनार्य क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्होंने अपने मालिक बृहदत्त को जान से मार डाला था, और इसे बाणभट्ट ने एक बहुत ही निंदनीय कार्य कहा है। दिव्यावदान। दिव्यावदान क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें शुंगों को मौर्य से संबंधित मानता है। दिव्यावदान के अकॉर्डिंग शुंग कौन थे? मौर्य जाति के थे। अगला देखते हैं पुराण। पुराणों में पुष्यमित्र को शुंग कहा गया है, मतलब ये शुंग जाति के थे, ये बोला गया है पुराणों में। और शुंग वंश को पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का कहा है। पाणिनि कौन थे? पाणिनि एक संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, और इन्होंने बोला है कि शुंग वंश जो है वो भारद्वाज गोत्र ही है। दोस्तों पाणिनि के बारे में हम आपको और बता दें, ये मौर्य वंश से भी पहले नंद वंश था, उसके संस्थापक महापद्मनंद के मित्र थे पाणिनि। और पाणिनि ने बोला है कि शुंग वंश भारद्वाज गोत्र का होता है, और पुराण ने कहा है कि पुष्यमित्र शुंग होते थे। तो इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र जो हैं वो भारद्वाज गोत्र के थे। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैंबिक कुल का बताया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मेमोराइज कर लो। मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास के द्वारा लिखित एक नाटक है, इसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैंबिक कुल का बताया गया है। तारानाथ ने पुष्यमित्र को ब्राह्मण बताया है। तारानाथ ने साफ साफ कहा है कि पुष्यमित्र कौन थे? एक ब्राह्मण थे। हरिवंश ने पुष्यमित्र को कश्यप गोत्रीय द्विज कहा है।
हरिवंश ने कहा है कि ये द्विज हैं। ये लोग कौन हैं? कश्यप गोत्रीय द्विज हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शुंग ब्राह्मण जातीय थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शुंग पहले मौर्यों के ही पुरोहित थे। अनेक प्राचीन ग्रंथ शुंग आचार्यों का उल्लेख करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि पुरोहित कौन होते थे? पुरोहित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होते थे किसी भी राजा के साम्राज्य में। जो भी राजा होते थे, सारा पूजा पाठ उन्हीं के थ्रू होता था और सारे काम उनसे पूछ के ही कराए जाते थे। तो पुरोहित जो जितने भी थे, जैसे शुंग थे, शुंग के जितने भी पूर्वज थे, वो सब मौर्य काल में पुरोहित ही थे। इस प्रकार शुंग ब्राह्मण पुरोहित ही थे। अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति अपना लिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो भी पहले पुरोहित थे वो पूजा पाठ कराने का काम उन्हीं का होता था। पूजा पाठ में क्या होता था? बलि होती थी। अशोक ने जब से बौद्ध धर्म को माना, इसने पूजा पाठ पे भी रोक लगा दिया, क्योंकि बलि, नर बलि की, जो भी पशु बलि, नर बलि, पक्षी बलि, इन सब की हत्या करना इन्होंने बंद कर दिया। इनके अकॉर्डिंग अब आप किसी भी जीव को नहीं मार सकते हैं। तो अब जितने भी इनके पुरोहित थे उन्होंने यज्ञ करना, और जितने भी पौरोहित कर्म थे उन्होंने इन सब का त्याग करके सैनिक वृत्ति अपना लिया। रोजी रोटी के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने सैनिक वृत्ति अपना लिया। उनका शस्त्र ग्रहण करना प्राचीन परंपरा के अनुकूल था। अब एक और प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण का काम तो उस समय भिक्षा मांगना और दूसरों को ज्ञान प्रदान करना था। उन्होंने आखिर शस्त्र क्यों उठा लिया? शस्त्र उठाने का कार्य तो एक तरीके से देखा जाए तो किसके पास था? क्षत्रिय के पास था। क्षत्रिय ही शस्त्र उठा सकते हैं और उससे समाज की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण जितने भी थे, ब्राह्मणों ने शस्त्र उठा लिए, मतलब उन्होंने सैनिक वृत्ति को अपना लिया। तो आपको बता दें कि वर्ण धर्म के प्रबल पोषक मनु के अनुसार, मनु ने कौन सी किताब लिखी है? मनु स्मृति। तो मनु स्मृति एक्चुअली एक वर्ण व्यवस्था पर आधारित बुक है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर तरीके के वर्ण के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी ब्राह्मण हैं उनको शस्त्र तथा शास्त्र दोनों का नॉलेज होना चाहिए, और समय पड़ने पर ये शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठा सकें। तो इसलिए कहा गया है कि उनका शस्त्र ग्रहण करना प्राचीन परंपरा के अनुकूल था, तथा वर्ण धर्म के प्रबल पोषक मनु के अनुसार धर्म पर संकट आने पर ब्राह्मण भी शस्त्र धारण कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। मगध से जो राज्य अलग हुए थे वे पुष्यमित्र के लिए चुनौती बने हुए थे। दोस्तों, उस समय क्या हुआ था, जो इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था मौर्यन एम्पायर का, तो मौर्य से बहुत सारे साम्राज्य टूटकर अलग हो गए थे। जैसे इन्होंने अपने आप को, पुष्यमित्र शुंग ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, वैसे ही बहुत सारे राज्यपाल जितने भी थे उन्होंने अपने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो उस समय जितने भी स्वतंत्र राज्य थे ये सभी पुष्यमित्र के लिए एक चुनौती बने हुए थे, क्योंकि पुष्यमित्र अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और वो लोग भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए चुनौती बने हुए थे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। दूसरी ओर सीमांत के राज्य भी मगध से पहले से ही अलग हो चुके थे, जिसके कारण यवन आक्रमणकारी बार बार उत्तर पश्चिम की ओर से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो अपने अंदर के लोगों से तो प्रॉब्लम थी, अंदर के लोग भी बीच बीच में आक्रमण करते रहते थे, और सीमांत राज्य के जो थे यवन आक्रमणकारी, उन्होंने भी उत्तर पश्चिम की तरफ से हमले करने स्टार्ट कर दिए। तो दूसरी प्रॉब्लम इनको ये भी फेस करनी पड़ी। पुष्यमित्र ने ठान लिया था कि वह मगध का खोया हुआ गौरव फिर से हासिल करेगा। पुष्यमित्र ने जब उनको मारा बृहदत्त को, तो बृहदत्त को मारने के बाद इन्होंने ये ठान लिया कि मगध का खोया हुआ गौरव, मगध जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है इसको हम पूरी तरीके से एक फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, और जितने भी यवन शासक हैं उनको वापस खदेड़ कर बाहर भगा देंगे। तो इन्होंने ये ठान लिया था कि जो भी मगध का गौरव खो गया है उसे वो हासिल करके ही रहेंगे। पाटलिपुत्र पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन विदिशा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बना ली। दोस्तों, जब इन्होंने बृहदत्त को मार दिया था तो उस समय इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, लेकिन पाटलिपुत्र में बहुत सारे विद्रोह होने लगे। बृहदत्त को मारने के बाद उनके जितने भी सपोर्टर थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने उस विद्रोह से बचने के लिए अपना जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र से विदिशा में शिफ्ट कर दी। विदिशा कहाँ है? एमपी में, और विदिशा का ही दूसरा नाम क्या है? बेसनगर। तो आगे देखते हैं। और तथा अपने बेटे को वहाँ का राज्यपाल यानी प्रतिनिधि के तौर पर तैनात कर दिया। जब इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बना दी तो ये खुद नहीं गए वहाँ पे राज करने, इन्होंने अपने बेटे अग्निमित्र को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? विदिशा में, और राज्यपाल के तौर पर उसे तैनात कर दिया। आगे देखते हैं विदर्भ का युद्ध। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अग्निमित्र के बारे में जब पढ़ रहे हैं, अग्निमित्र कौन था? एक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र ही था। तो जब हम अग्निमित्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके और एक और शासक था
अभी हम आपको स्टोरी में बताएंगे। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे विदर्भ का युद्ध कहते हैं। विदर्भ का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध को पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी कहानी समझने का प्रयास करते हैं। हम ये समझेंगे अपनी कहानी के थ्रू कि यह युद्ध क्यों हुआ, इसका मेन कारण क्या था। जैसा कि हम जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को मार डाला था। बृहदत्त की मृत्यु से उसके कई वफादार नाराज हो गए। हमें पता ही है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार डाला था। अपनी किसकी सैनिक समीक्षा करने के बहाने उसको लेके गए और उसको एक षड्यंत्र के तहत मार डाला। तो जब बृहदत्त मर गए तो उनके कई वफादार सैनिक और वफादार एम्प्लॉय थे, वो नाराज़ हो गए। उन्हीं नाराज़ लोगों में से एक था बृहदत्त का ही सचिव। बृहदत्त का जो सचिव था वो बहुत ही वफादार था बृहदत्त के लिए, और जब बृहदत्त मार डाले गए तो वो बहुत ही नाराज़ हो गया। और जब इन्हें पता चला कि पुष्यमित्र शुंग ने उनको मारा है तो इस सचिव ने पुष्यमित्र शुंग को जान से मरवा देने की धमकी दे दी। तो जब पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि ये तो मुझे धमकी दे रहा है, तो उसने क्या किया, उसको किडनैप कर लिया, सचिव को ही किडनैप कर लिया। लेकिन अब जब सचिव को किडनैप कर लिया तो उसका एक साला था। साला मतलब क्या होता है, मतलब उसका पत्नी का भाई, मतलब कौन था, सचिव का एक साला था, उसका नाम था यज्ञसेन। अब वो नाराज़ हो गया। तो अब वो नाराज़ हो गया, पहले तो आपको ये बता दें यज्ञसेन कौन था। यज्ञसेन एक विदर्भ, आप मैप में देख सकते हैं विदर्भ कहाँ है, तो यज्ञसेन विदर्भ का शासक था। बदला लेने के लिए इसने, यानी कि यज्ञसेन ने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के एक दोस्त जिसका नाम माधव सेन था, उसे किडनैप कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ किडनैपिंग खेली जा रही है। पहले पुष्यमित्र शुंग ने उस सचिव को किडनैप किया। अब सचिव के साले ने गुस्से में आके किसका, अग्निमित्र का एक दोस्त था जिसका नाम था माधव सेन, उसको किडनैप कर लिया। माधव सेन की किडनैपिंग को सुनकर अग्निमित्र बहुत ही क्रोधित हुआ। अब उसका फ्रेंड ही तो था, अब फ्रेंड था तो भाई वो गुस्सा तो करेगा ही। तो माधव सेन की किडनैपिंग को सुनकर अग्निमित्र बहुत ही क्रोधित हो गए और यज्ञसेन को तत्काल रूप से उसे छोड़ देने का आदेश दे दिया। और उसने बोला यज्ञसेन को कि अभी के अभी माधव सेन को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन यज्ञसेन कहाँ मानने वाला था, जो विदर्भ का शासक यज्ञसेन था वो कहाँ मानने वाला था। उसने बोला कि पहले तुम मेरे जीजा जी को छोड़ो, फिर मैं तुम्हारे इस मित्र को छोड़ूंगा। मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो। यह बात सुनते ही अग्निमित्र ने यज्ञसेन के राज्य विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अग्निमित्र जानता था कि भाई मैं तो बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं जीत जाऊँगा ये युद्ध। तो इसने क्या किया, यज्ञसेन के जो विदर्भ था, विदर्भ पर इसने आक्रमण कर दिया और दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में यज्ञसेन की पराजय होती है। अब विदर्भ का जो शासक यज्ञसेन था वो वहाँ पे हार जाता है। अब जब हार गया है तो कुछ संधि करनी पड़ेगी, तो जिसके फलस्वरूप उसे अग्निमित्र के मित्र, यानी कि अग्निमित्र का जो फ्रेंड था, क्या नाम था उसका, माधव सेन, उसको छोड़ना पड़ जाता है और साथ ही अपने राज्य का आधा हिस्सा अग्निमित्र को देना पड़ता है। तो विदर्भ के अपने साम्राज्य में मिल जाने से पुष्यमित्र शुंग की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। विदर्भ के जीते हुए हिस्से में अग्निमित्र अपने मित्र माधव सेन को शासन करने के लिए बैठा देता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बार अगर हम पूरा ओवरव्यू आपको स्टोरी का बताएं तो क्या हुआ इसमें। सबसे पहले तो क्या हुआ, जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार डाला था तो उसके जितने भी लॉयल लोग थे, वफादार लोग थे, वो नाराज़ हो गए। तो उन वफादार लोगों में से एक सचिव भी था, वो बहुत ही नाराज़ हो गया। उसने पुष्यमित्र शुंग को डायरेक्ट धमकी दे दी कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तो इसलिए क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने उसको किडनैप कर लिया। अब जब उसको किडनैप कर लिया तो उसका एक साला था। साला कौन था, वो था विदर्भ का शासक यज्ञसेन। अब वो नाराज़ हो गए तो उसने एक चाल चली और उस अग्निमित्र कौन है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा, अग्निमित्र का एक दोस्त था माधव सेन, उसको किडनैप कर लिया। माधव सेन की किडनैपिंग के बारे में जब अग्निमित्र ने सुना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और उसने तुरंत ही आदेश दिया, किसको, विदर्भ के शासक यज्ञसेन को, कि तुरंत के तुरंत मेरे फ्रेंड माधव सेन को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन वो मानने वाला था नहीं। उसने बोला कि पहले तुम मेरे जीजा जी को छोड़ो, फिर मैं तुम्हारे इस दोस्त को छोड़ूंगा। लेकिन अग्निमित्र ने कहा कि भाई मैं तो बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं तो जीत ही लूँगा। तो अग्निमित्र ने यज्ञसेन के विदर्भ के राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता है और विदर्भ को जीत लेता है। तो विदर्भ के जीतने के बाद कुछ संधि होती है। संधि में क्या होता है, अग्निमित्र का मित्र माधव सेन तो छूट जाता है और साथ में आधा विदर्भ पर कब्जा हो जाता है अग्निमित्र का। तो अग्निमित्र के इस कब्जे से पुष्यमित्र शुंग का जो शासनकाल है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और जो जीता हुआ हिस्सा था उसमें जो किडनैप हुआ था, कौन किडनैप हुआ था, अग्निमित्र का दोस्त माधव सेन, उसी को दे देता है शासन करने के लिए कि जाओ तुम किडनैप हुए थे, तुम्हारे चक्कर में ये हम लोग जीत गए, तुम ही इसका शासन करो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस स्टोरी में आपको विदर्भ के युद्ध का इमेज स्पष्ट रूप से आपके मन मस्तिष्क पे छप गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। मालविका अग्निमित्रम
में विदर्भ युद्ध का विवरण मिलता है, जो कि विदिशा के दक्षिण में था और यहाँ से नज़दीक भी था। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, जो अभी हमने विदिशा के युद्ध के बारे में पढ़ा, तो उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसकी हमें जानकारी मिलती है मालविकाग्निमित्रम से। एक बार आपको फिर से बता दें कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखित एक नाटक है। अगला पॉइंट देखते हैं। विदर्भ के शासक यज्ञसेन ने जब समर्पण से मना कर दिया तो विदर्भ का युद्ध हुआ और इसमें यज्ञसेन की हार हुई। इसमें यज्ञ अग्निमित्र ने बड़ी वीरता दिखाई। हमने अपने स्टोरी में देखा ही था कि जब इसने विदर्भ का जो शासक था यज्ञसेन, इसने किसको किडनैप कर लिया था? अग्निमित्र का एक दोस्त था माधवसेन। इसने माधवसेन को किडनैप कर लिया था। तब अग्निमित्र ने बोला था कि तुम समर्पण कर दो, ठीक है, तुम अपना हार मान लो और अभी के अभी माधवसेन को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन विदर्भ के शासक ने क्या किया? समर्पण करने से मना कर दिया और विदर्भ का ये युद्ध हो गया। और इस युद्ध में अग्निमित्र जो है बहुत ही वीरता के साथ लड़े। विदर्भ दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा यज्ञसेन को तथा दूसरा हिस्सा उसके चचेरे भाई माधवसेन को दे दिया गया। अभी हमने देखा कि जो विदर्भ का राजा था, कौन था शासक उसका शासक था यज्ञसेन। और दूसरा, और दो पार्ट में डिवाइड हो गया था ना, तो पहला वाला पार्ट जो था वो यज्ञसेन ने ही ले लिया और दूसरा वाला जो पार्ट था वो माधवसेन ने ही ले लिया था। तो अगर हम आपको एक ट्विस्ट की बात और बताएं तो माधवसेन जिसकी किडनैपिंग की थी यज्ञसेन ने, यज्ञसेन का चचेरा भाई ही था माधवसेन। चचेरा भाई ही था, एक तरीके से देखा जाए तो यज्ञसेन का रिलेटिव था वो। लेकिन वो जो रिलेटिव था, यानी कि जो चचेरा भाई था, वो अग्निमित्र का बहुत ही पक्का वाला फ्रेंड था, वो उनका दोस्त था। और माधवसेन यानी कि जो विदर्भ का शासक था और जो उसका चचेरा भाई था, इन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं पटती थी। इसलिए इसने क्या किया था? यज्ञसेन ने अपने ही चचेरे भाई को किडनैप कर लिया था और इसका ही चचेरा भाई किसका? अग्निमित्र का फ्रेंड था। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अगला देखते हैं। विदर्भ के अपने साम्राज्य में मिल जाने के बाद पुष्यमित्र संघ की प्रतिष्ठा पहले से और बढ़ जाती है। तो प्रतिष्ठा तो बढ़ी जाएगी। अब उनका साम्राज्य में विस्तार हो गया और इस बार विस्तार किसने किया? पुष्यमित्र संघ ने नहीं किया, बल्कि उनके बेटे अग्निमित्र ने किया। तो इससे क्या होता है? पुष्यमित्र संघ की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यवनों से युद्ध। अभी तो हमने देखा था विदर्भ का युद्ध। विदर्भ तो आपसी एक तरीके से इंटरनल फाइट हुई थी दो राजाओं के बीच में। अब हम देखते हैं यवनों से युद्ध। तो उसका पहला पॉइंट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने जब राजगद्दी संभाली तो यवन जो भारत के आंतरिक भागों में आतंक फैला रहे थे, उन्होंने तब पहला आक्रमण किया था। इसमें यवनों को पीछे ढकेल दिया गया था। जब क्या हुआ था? जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था किसका? मौर्यन एम्पायर का। तो बहुत सारे यवन आक्रमणकर्ता सारे के सारे भारत के अंदर घुसे चले आ रहे थे और बहुत सारे आक्रमण कर रहे थे। उस समय पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहली बार यवनों को खदेड़कर बाहर भगाया था। तो इसके बारे में यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक और यवन का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ, जिसका जिक्र महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक में मिलता है। मालविकाग्निमित्रम से ही हमें लगभग सारी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के ऊपर लिखित एक नाटक है। तो उनके ऊपर ही लिखी गई है, यानी कि हर चीज़ के बारे में, पूरे साम्राज्य और पूरे समय के बारे में इसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या है? मालविकाग्निमित्रम में एक और युद्ध के बारे में बताया गया है जो यवन और पुष्यमित्र शुंग वंश के से हुआ था। ये अंतिम वर्षों में हुआ था, जब ये बूढ़े हो चुके थे पुष्यमित्र शुंग, उस समय ये हुआ था। माना जाता है कि इस वक्त तक पुष्यमित्र शुंग काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और अपने पोते वासुमित्र को इसका नेतृत्व करने की आज्ञा दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग उस समय बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया? अपने पोते वासुमित्र को बोला कि ठीक है, तुम जो अब यवन का ये वाला युद्ध हुआ है, इसमें तुम जाओ, इसको लीड करो। तो यह युद्ध यवनों द्वारा पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने के कारण हुआ। अब आपको पता ही है कि कौन थे? पतंजलि पुरोहित थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग के। तो पुरोहित थे, इन्होंने क्या कराए? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जिस भी राज्य से जाता है वो राज्य उस राजा के कब्जे में आ जाता है। और अगर उस राज्य में कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है, या पकड़ने का मतलब उसको एक चुनौती मानी जाती है, पकड़ने के बाद उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध में अगर हार होती है तो फिर वो साम्राज्य उनको छोड़ना पड़ता है, और अगर राजा की जीत हो जाती है तो वो साम्राज्य उनको आपस में मिला लिया जाता है। तो ऐसा हुआ था कि अश्वमेध यज्ञ जो 2 हुए थे उसमें से उनके घोड़े को पकड़ लिया था यवनों ने। तो जब घोड़े पकड़ लिए गए तो वासुमित्र ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और वो जाके यवन से भिड़े और यवनों को बहुत ही बुरी तरीके से धूल चटा दी।
आगे देखते हैं, वैसे यवनों की अगुवाई युद्ध में किसने की, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। यवन की तरफ से कौन लीड कर रहा था, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। लेकिन डेमेट्रियस तथा मिनांडर नामक 2 यूनानी नायकों का नाम सामने आता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ने बोला है कि डेमेट्रियस और मिनांडर ये 2 लोग उस समय इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमने इनके 2 युद्ध के बारे में देखा। पहला युद्ध किसने लड़ा, अग्निमित्र ने, इसको विदर्भ का युद्ध कहते हैं। और दूसरा युद्ध किसने लड़ा, उनके पुष्यमित्र शुंग के पोते वासुमित्र ने। और यह लड़ा गया था क्योंकि इनका जो घोड़ा था वो अश्वमेघ यज्ञ वाला, इसको यवनों ने पकड़ लिया था और इसने वासुमित्र ने इनको बहुत ही बुरी तरीके से धूल चटा दी थी। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पुष्यमित्र की धार्मिक नीतियों के बारे में। धार्मिक नीति कैसी थी उसके बारे में भी जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है। पहला पॉइंट देखते हैं, पुष्यमित्र के बारे में बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ब्राह्मण का कट्टर समर्थक होने के कारण बौद्धों पर उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए गए। बौद्ध ग्रंथ जो था दिव्यावदान, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये बहुत ही कट्टर सपोर्टर था ब्राह्मण का, इसलिए इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए बौद्धों के ऊपर। आगे देखते हैं, दिव्यावदान में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हर बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए 100 दिनार देने की घोषणा पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अब दिव्यावदान क्या कहता है, दिव्यावदान ने बोला है कि इसने जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने बोला कि जितने भी बौद्ध भिक्षु का सिर आप लेके आओगे उन सभी के लिए आपको 100 दिनार दिए जाएंगे। पहले तो हम आपको बता दें कि दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है और पुष्यमित्र शुंग एक भागवत धर्म यानी कि सनातन धर्म के मानने वाले थे। और इनका राज्य जब आया तो इन्होंने बौद्ध के प्रचार प्रसार को पूरी तरीके से रोक दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार की जगह पे अपने सनातन धर्म के प्रचार करना शुरू कर दिया। तो जिससे बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध उस समय के जितने भी थे बौद्ध भिक्षु, ये सब इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज रहते थे। इसके कारण जो दिव्यावदान है इसमें इन्होंने खूब एग्जेजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के इनके बारे में गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे के इतिहासकारों ने इन सभी चीज़ों को बहुत ही सारा नकार दिया है। आगे देखते हैं, हालांकि इतिहासकारों ने इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। जितने भी इन्होंने लांछन पुष्यमित्र शुंग के ऊपर लगाए हैं दिव्यावदान के अकॉर्डिंग, वो मैक्सिमम रॉन्ग है। वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे और इसलिए उनको डिफेम करने के लिए ये सारी साजिश रची गई है। अगला देखते हैं, कई इतिहासकार मानते हैं कि कुछ बौद्धों के पुष्यमित्र शुंग के साथ ठीक व्यवहार न कर पाने की स्थिति में केवल कुछ बौद्धों के साथ वह सख्ती से पेश आया होगा। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा हुआ होगा कि उसने बौद्धों को सिर कलम कर दिए होंगे या फिर 1100 दिनार देने का जो वादा किया था, ये सब सच हो सकता है। लेकिन ये सब सभी के साथ नहीं, बल्कि कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। बाकी वैसे देखा जाए तो जो रिलीजियस टॉलरेंस था वो बहुत ही हाई लेवल का था इनके समय में। इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अगर कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो करता है तो। और हमने अभी देखा ही कि इन्होंने जो भरहुत का स्तूप बनाया, इसी तरह जो सांची का स्तूप था जिसको अशोक ने बनवाया था, अशोक ने उस सांची के स्तूप में जो फेंसिंग की थी वो लकड़ी की थी। लेकिन 150-200 साल बीत चुके थे अशोक के इन पुष्यमित्र शुंग के समय आते आते, तो वो क्या हो गई थी, पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी। तो उसका रेनोवेशन इन्होंने कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। अगर ये उसके सपोर्टर ना होते बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध साहित्य के या फिर बौद्ध धर्म के, तो वो उसका रेनोवेशन क्यों कराते। कई इतिहासकार कहते हैं कि सांची का जो स्तूप था उसका रेनोवेशन कराया, इससे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म में भी सहिष्णुता दिखाते थे, मतलब इन्हें उस धर्म से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पुष्यमित्र शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक उसने 36 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग ने कितने सालों तक शासन किया, 36 ईयर्स तक। आगे देखते हैं, इतिहासकार डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि ब्राह्मण का बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद जिस तरह से भरहुत से बौद्ध स्तूप मिले हैं और बंगला प्रभुति साहित्य के कुछ प्रमाण मिले हैं, वे बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के मन में कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं हो सकता। जैसा कि अभी हम पहले बात ही कर रहे थे कि दिव्यावदान में इनको बहुत ही बुरी तरीके से इनकी इमेज को दिखाया गया है। तो डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने इसका काट करते हुए ये बताया है कि जो ये सारे सोर्सेज मिले हुए हैं, जैसे क्या क्या मिले हैं, भरहुत के बौद्ध स्तूप मिले हैं, बांग्ला की जो साहित्य के प्रमाण मिले हुए हैं, तो इन सब से पता चलता है कि कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप सबको सनातन धर्म ही मानना है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। ये इनके अंदर सांप्रदायिक विद्वेष तो बिल्कुल भी नहीं था। अगला देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप का सौंदर्यीकरण भी करवाया था।
सांची स्तूप के तारण द्वार इसकी याद दिलाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही था कि सांची का स्तूप जो था उसका रेनोवेशन कराया था इन्होंने, और असली में उसको किसने बनवाया था? उसे बनवाया था अशोक ने। लेकिन अब पुष्यमित्र शुंग के समय तक आते आते वो पूरी तरीके से टूट चुका था और वो पूरी तरीके से समाप्त होता, इससे पहले इन्होंने उसका रेनोवेशन करवा दिया। आगे देखते हैं। इतिहास में उपलब्ध जानकारी के अनुसार शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए हैं। उन 10 शासकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। 10 ही शासक हुए हैं, उनके नाम हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला तो है पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, सबको पता है। दूसरा शासक था अग्निमित्र, और इन सब के टाइम पीरियड कब से कब तक इन्होंने शासन किया वो भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग, दूसरा था अग्निमित्र, तीसरा है वासुज्येष्ठ, चौथा है वासुमित्र, पांचवा है अंध्रक, छठा है पुलिंदक, सातवां है घोषशुंग, आठवां है वज्रमित्र, नवा है भागभद्र और 10वां है देवभूति। ये 10 शासक हुए हैं शुंग वंश में जिन्होंने एक एक करके रूल किया है। अब आगे देखते हैं। शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। दोस्तों, हमने आज के इसी लेक्चर में पहले भी पढ़ा है कि जो नवा शासक था भागभद्र, उसके शासनकाल में जो यवन राजदूत था हेलियोडोरस, उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। तो आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देवभूति शुंग, देवभूति कौन था? 10वां शासक है। देवभूति शुंग जो कि शुंग वंश के 10वें तथा अंतिम शासक हैं, इनकी हत्या इन्हीं के एक सेनापति जिसका नाम वासुदेव था ने कर दी और कण्व वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा को मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति ही था बृहदत्त का, और उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश की स्थापना की थी। उसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग का वंशज का अंतिम शासक देवभूति को उसी का एक सेनापति जिसका नाम था वासुदेव, उसने मारकर कण्व वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा व बहुत कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो अब बारी है आपसे गुड बाय करने की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कण्व तथा सातवाहन वंश के बारे में। जानने से पूर्व अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करें तथा कमेंट्स में लिखकर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, और हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सकें, और अपने दोस्तों के साथ इसे मैक्सिमम रूप से शेयर करें। अगली वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, गुड बाय।